हेलो फ्रेंड्स, आरएस क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम सूक्ष्म जीवों के बारे में डिटेल से देखेंगे। इस लेसन में हम देखेंगे सूक्ष्म जीव क्या है, उनके कितने टाइप्स होते हैं, उनमें से लाभदायक कौन से हैं, हानिकारक कौन से होते हैं और सूक्ष्म जीवों से बचाव हेतु सामग्री का रख रखाव का कार्य है वो किस प्रकार से किया जाना चाहिए। नॉर्मली हम अपने आसपास वातावरण में अनेक प्रकार के जीव देखते हैं। कुछ जीव है वो बहुत अधिक बड़े होते हैं जिनको हम नग्न आंखों से भी की सहायता से भी देख सकते हैं, जैसे ब्लू व्हेल, हाथी, बरगद। वहीं कुछ इतने छोटे होते हैं जिनको हम देख नहीं सकते, जैसे अमीबा, जीवाणु और वायरस। ये बहुत ही छोटे जीव होते हैं। इनको देखने के लिए किसकी सहायता ली जाती है? सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता ली जाती है। सूक्ष्मदर्शी यंत्र माइक्रोस्कोप क्या होता है? एक ऐसा उपकरण होता है जिसकी सहायता से सूक्ष्म जीव हैं जो माइक्रो लेवल के होते हैं, इनका आकार, उनको आसानी से देखा जा सकता है, इसलिए इसको सूक्ष्मदर्शी यंत्र है वो कहा जाता है। हम देखते हैं कि जो सूक्ष्म जीव है, हमारी फर्स्ट हेडिंग आती है सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव है वो, उनके बीजाणु हवा में ऑलरेडी विद्यमान होते हैं, लेकिन जैसे उनको अनुकूल वातावरण और पोषण की प्राप्ति होती है, उनमें ग्रोथ हो जाती है और उनसे तंतु रूपी संरचनाएं उनका निर्माण होता है। तो ये ऐसे नॉर्मल स्थिति में वृद्धि नहीं करते, ग्रोथ नहीं होती, लेकिन इनको अनुकूल वातावरण मिल जाता है, पोषक की प्राप्ति हो जाती है, तो इनमें ग्रोथ वो हमें देखने को मिल जाती है। प्रति ग्राम मिट्टी में देखी जाए तो इनमें लगभग 2.5 अरब के आसपास हमें जीवाणु देखने को मिल सकते हैं प्रति ग्राम मिट्टी में, यानी कि इतनी अधिक मात्रा में हमारे आसपास के वातावरण में बैक्टीरिया, जीवाणु, वायरस है वो निश्चित रहते विद्यमान होते हैं। अमीबा और पैरामीशियम, हमने इससे पहले वाले लेक्चर्स में देखा है कि अमीबा और पैरामीशियम वो किस प्रकार के हैं? एकल कोशिकीय जीव है, एकल कोशिकीय बैक्टीरिया की श्रेणी। इसी प्रकार हमें मशरूम की भी बात की थी, मृतजीवी पादप होता है, इसमें जो क्लोरोफिल नामक वर्णक है वो नहीं पाया जाता है। शैवाल, कवक, वायरस, ये क्या है? ये विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव है। सेट की हमारी हेडिंग आती है वो है सूक्ष्म जीवों के प्रकार, टाइप्स। पहले टाइप में आते हैं विषाणु, सेकंड है माइकोप्लाज्मा, थर्ड है जीवाणु, फोर्थ है कवक, फिफ्थ है प्रोटोजोआ और सिक्स है हमारा है शैवाल। यानी कि 6 प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं। तो हम फर्स्ट है उसको, अब हम इनको डिटेल से देखेंगे। फर्स्ट है विषाणु, वायरस। वायरस क्या होता है? अत्यंत सूक्ष्मतम संरचना होती है वायरस की, और सजीव और निर्जीव इनके बीच एक योजक कड़ी के कार्य करता है, क्योंकि जब ये सजीव में होते हैं तब तो इनमें, सजीवों में प्रवेश करने पर तो इनमें वृद्धि और गुणन जैसी क्रियाएं देखने को मिलती हैं, लेकिन जैसे ये प्रकृति में होते हैं, नेचर में होते हैं, तब ये निर्जीव की तरह कार्य करते हैं। और जैसे इनको कोई बॉडी मिल जाती है तो उसमें बाद में इनमें ग्रोथ है वो देखने को मिल सकती है। पादप और जंतु दोनों में ये क्या करते हैं? विभिन्न प्रकार के रोग है उनका कारण बनते हैं, विभिन्न प्रकार के रोगों के कारण बनते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर देखा जाए तो टीएमवी टोबैको मोजेक वायरस है। वहीं एक हम देखते हैं एचआईवी वो भी एक प्रकार का वायरस है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस इसे कहा जाता है एचआईवी को। सेकेंड हमारा आता है सूक्ष्म जीव है वो है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका होती है, इसकी माइक्रोप्लाज्मा की कोशिका है वो सबसे छोटी होती है। माइकोप्लाज्मा से कौन से रोग होते हैं? बैंगन में हमें लघुपर्ण नामक रोग है वो इससे देखने को मिलता है, और जो तिल है उसमें हमें फिलोलोडी नामक रोग है, फिलोडी नामक रोग वो तिल में देखने को मिलता है इससे। इसलिए माइकोप्लाज्मा है उसको पादप जगत का बहुरूपीय है वो भी कहा जाता है। थर्ड सूक्ष्म जीव आता है वो है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया वो प्रोकैरियोटिक होते हैं और एकल कोशिकीय जीव होते हैं। हमारे आसपास है, प्रत्येक स्थान पर हमें बैक्टीरिया देखने को मिल सकते हैं, जैसे ई कोलाई बैक्टीरिया आंत में पाया जाता है जंतुओं में, और लैक्टोबैसिलस जो जिससे हमारे जो दही है उसका निर्माण होता है। फोर्थ हमारा आता है वो है कवक। कवक भी एक प्रकार का क्या है? सूक्ष्म जीव होता है। इसे कवक को क्या कहा जाता है? फफूंद, फंगस या कवक भी इसको संज्ञा दी गई है। ये एक कोशिकीय भी होते हैं और बहुकोशिकीय भी होते हैं। इनकी कोशिकाओं में प्राणहरित नहीं पाया जाता, जो कोशिकाएं हैं उनमें प्राणहरित नहीं पाया जाता, इसलिए ये अपना भोजन है वो स्वयं नहीं बना सकते। कुछ कवक, अब इनकी प्राणहरित नहीं होगा तो ये क्या होंगे? अन्य पर डिपेंड होंगे। कुछ तो होंगे मृत जीव जो सड़े गले कार्बनिक पदार्थ का अवशोषण कर अपने भोजन का निर्माण करेंगे, और मृत जीवों में आ जाते हैं मशरूम आ जाता है। जबकि कुछ क्या होंगे? परजीवी होंगे, जो पादप और जो जंतु है उन पर डिपेंड होते हैं। और परजीवी के एग्जाम्पल में हमें देखने को मिल जाता है, गेहूं पर हमें जो काला कीट रोग देखने को मिलता है, प्रक्षिनिया ग्रेमिनिस ट्रिटिसाई। वहीं बाजरे पर हमें जो जोगण रोग देखने को मिलता है, स्केलेरो स्पायरा ग्रामिनो कोला।
ये हमें किस में देखने को मिलता है? बाजरे में देखने को मिलता है। कुछ कवक शैवाल के साथ सहजीवी के रूप में भी पाए जाते हैं। फिफ्थ हमें देखने को मिलता है सूक्ष्म जीव, वो है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ वो किस प्रकार का है? एक कोशिकीय जीव की श्रेणी में आता है। इसके एग्जाम्पल है अमीबा और पैरामीशियम है, वो इसके एग्जाम्पल आते हैं। सिक्स्थ हम देखते हैं एल्गी, शैवाल। शैवाल है वो एक कोश की भी होते हैं और बहुकोश की संरचना वाले पादप भी होते हैं। शैवालों की उपस्थिति के कारण ही जो तालाब नदियां हैं उनमें हमें पानी का रंग है वो हरा दिखाई देता है। एग्जाम्पल की अगर बात करें, कुछ शैवाल देखें तो कुछ शैवालों में हम देखते हैं क्लेमाइडोमोनास, कैलोरेला, स्पाइरो स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, नीलहरित शैवाल। ये इस कुछ प्रकार क्या है शैवाल्स के टाइप्स बताए गए हैं। थर्ड हमारी हेडिंग आती है वो है लाभदायक सूक्ष्म जीव, वो कौन से होते हैं? लाभदायक सूक्ष्म जीवों में देखा जाए तो फर्स्ट आता है वो है लैक्टोबैसिलस जीवाणु। लैक्टोबैसिलस जीवाणु है वो एक प्रकार का लाभदायक सूक्ष्म जीव है। इसकी सहायता से दही में उपस्थित होता है और दूध से दही बनने का कार्य है वो संपन्न होता है। तो लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु है उसी की मदद से दूध है वो किस में चेंज होता है? दही में परिवर्तित हो जाता है। सूक्ष्म जीवों से अगर होने वाले लाभ देखें तो 5-6 इनसे होने वाले लाभ है। फर्स्ट है खाद्य सामग्री का निर्माण होता है। खाद्य सामग्री के निर्माण में भी सूक्ष्म जीव वो सहायक होते हैं। खाद्य सामग्री में कौन से? दही, हमने बात की पहले, लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु। पनीर, सिरका आदि के निर्माण में भी जो बैक्टीरिया इनका यूज किया जाता है। यीस्ट नामक जो बैक्टीरिया होता है, इस यीस्ट का उपयोग किसमें किया जाता है? डबल रोटी, साथ ही जो जलेबी को बनाने के लिए, खमीर उठाने के लिए, जलेबी को बनाने के लिए जो प्रयुक्त घोल होता है उसमें खमीर उठाने के लिए भी यीस्ट का यूज किया जाता है। सेकेंड हम देखें कैलोरेला। कैलोरेला का उपयोग है वो विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ और सूप बनाने में यूज किया जाता है। साथ ही इसका उपयोग है वो आइसक्रीम बनाने के लिए भी किया जाता है। तो ये पूछा जा सकता है कि आइसक्रीम बनाने के लिए कौन से बैक्टीरिया का यूज किया जाता है, तो वो होता है कैलोरेला का यूज किया जाता है। सेकेंड हमारा टॉपिक आता है वो है इनसे होने वाला लाभ है वो है औषधि निर्माण में। जितनी भी औषधियाँ हैं उनके निर्माण में भी इनका यूज किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए देखें तो कुछ बैक्टीरिया हैं वो है क्लोस्ट्रीडियम बाटुलिनम, दूसरा है एंथ्रेक्नाइड बेसिलाई, तीसरा आता है पेनिसिलियम। जो क्लोस्ट्रीडियम बाटुलिनम है इस जीवाणु का उपयोग विटामिन B12 में किया जाता है। एंथ्रेक्नाइड बेसिलाई है, इसका यूज है वो रोग प्रतिरोधक पदार्थ है उनको तैयार करने के लिए किया जाता है। तीसरा हमने जो देखा था पेनिसिलियम नामक कवक, इससे पेनिसिलिन नामक जो जीवन रक्षक औषधि है वो बनाई जाती है जिसका यूज टीके और प्रतिजैविक के रूप में किया जाता है। इसकी खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक व्यक्ति है, उसने पेनिसिलिन की खोज की थी। तीसरा हम देखते हैं नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में भी कुछ बैक्टीरिया है वो काम आते हैं और इसमें मेनली हम जो एग्जाम्पल देखते हैं वो है राइजोबियम नामक जीवाणु का। जीवाणु है उनकी कई प्रजातियां हैं या अन्य सूक्ष्म जीवों द्वारा क्या किया जाता है, वातावरण में जो भी उपस्थित नाइट्रोजन है उसको पादपों में ट्रांसफर किया जाता है और उसमें पादपों में रूपांतरित करने की जो प्रोसेस होती है उसी प्रक्रिया को या उसी प्रोसेस को कहा जाता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण या नाइट्रोजन यौगीकरण। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो मूंग, मोठ, चना, मटर आदि की जो जड़ें होती हैं उन पे हमें गुलिकाएं देखने को मिलती है और उन गुलिकाओं में पाए जाने वाले बैक्टीरिया उसी का नाम है राइजोबियम। नाइट्रोजन स्थिरीकरण देखें, नाइट्रोजन चक्कर वो किस प्रकार से कार्य करता है। जितने भी ये बैक्टीरिया होते हैं ये वायुमंडल की से उपस्थित जो नाइट्रोजन है उसको नाइट्रेट में बदलते हैं और उसी नाइट्रेट का यूज है वो पौधे भूमि है उससे उपजाऊ होती है और पौधे द्वारा उसका यूज किया जाता है। नाइट्रोजन प्रोटीन का भी एक अभिन्न घटक है वो माना जाता है। किसान है इसी कारण से जो फसल है उनको बदल बदल के बुआई करते हैं, यानी कि एक वर्ष में तो उन्होंने मूंग, मोठ, गंवार की खेती कर ली और दूसरे वर्ष में उसी स्थान पर किसकी खेती की जाती है? अनाज की खेती की जाती है। इस प्रकार वो एक बदल बदल के क्या करते हैं? खेती करते हैं एक स्थान पर। फिर हम देखते हैं कि नाइट्रोजन चक्र ये क्या है। जब मृत जंतु और पादप इनका अपघटन होता है तो इनमें उपस्थित जो भी नाइट्रोजन गैस है वो वायुमंडल में चली जाती है। यानी कि हम देखते हैं कि जो भी मृत जीव हैं इनके अपघटन से जो नाइट्रोजन गैस है वो कहाँ पे चली जाएगी? एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। फिर जो बैक्टीरिया है उसकी सहायता से ये वापस पादपों में आएगी, पादपों से वापस जो जंतु या फिर पादप है
जंतुओं में जाएगी और वापस उन जंतुओं या पादपों के अपघटन से वापस वातावरण में चली जाएगी। इस प्रकार ये चक्कर है वो कंटिन्यू चलता रहता है। जब मृत जंतुओं और पादपों का अपघटन होता है तो उपस्थित नाइट्रोजन गैस मुक्त हो जाती है और वायुमंडल में चली जाती है। यही नाइट्रोजन वो पादपों में फिर से ग्रहण की जाती है, जो वातावरण में चले गई फिर से पादपों में ग्रहण की जाती है। इस प्रकार जो नेचर है उसमें एक चक्र है वो कंटिन्यू चलता रहता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा है वो स्थिर बनी रहती है। वायुमंडल में मुक्त नाइट्रोजन का उपयोग वो यौगिकों में बदलकर सूक्ष्म जीवों में पहुंचाना और वापस उस इनसे जो नाइट्रोजन मुक्त होती है इनको वायुमंडल में मिलना ही क्या कहलाता है, नाइट्रोजन चक्र कहलाता है। चक्र कौन सा होता है कि जो भी वायुमंडल से मुक्त थी, वायुमंडल में थी, उसका उपयोग है वो यौगिक में बदलकर सूक्ष्म जीव है उनके द्वारा सजीवों तक पहुंचाया जाता है। पौधे तक पहुंच गया, पौधे से ही वापस इन मुक्त होती है अपघटन उनके सजीवों की मृत्यु के बाद या फिर पादप या जंतुओं के अपघटन के बाद वो वापस वायुमंडल में चली जाती है और ये चक्कर है वही क्या कहलाता है, नाइट्रोजन चक्र कहलाता है। इसके बाद में जो हमने फोर्थ देखा था वो है ह्यूमस के निर्माण में। बैक्टीरिया का फोर्थ लाभदायक कार्य क्या है, ह्यूमस के निर्माण में भी इनका उपयोग होता है। और ह्यूमस से क्या होता है कि जो मृदा है वो उपजाऊ बनी रहती है। पांचवा हमें इनका लाभदायक देखें तो हमारे जो भी टूथपेस्ट यूज भी लिए जाते हैं, टूथपेस्ट में भी किसका यूज़ किया जाता है, बैक्टीरिया है उनके माध्यम से ही किया जाता है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट बैक्टीरिया का नाम आता है वो है जेंथोमोनास कैम्पेसिट्रस नामक जो सूक्ष्म जीव होता है उसका उपयोग है वो टूथपेस्ट बनाने में किया जाता है। इसके बाद में हम देखते हैं हमारी फोर्थ हेडिंग आती है वो है हानिकारक सूक्ष्म जीव है वो कौन से होते हैं। इतनी देर हमने देखी कि लाभदायक सूक्ष्म जीव कौन से होते हैं, अब हम देखेंगे कि हानिकारक सूक्ष्म जीव है वो कौन से होते हैं और उन सूक्ष्म जीवों से किस प्रकार के रोग है वो हमें देखने को मिलते हैं। फर्स्ट है रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव। जितने भी प्रकार के हम मनुष्य में टीबी, कुकर खांसी, डिप्थीरिया, टिटनेस, हेजर जैसे रोग देखते हैं ये किसके कारण होते हैं, सूक्ष्म जीवों के कारण होते हैं। एंथ्रेक्स जो मनुष्य एवं जंतु दोनों में होने वाला एक प्रकार का भयानक रोग है। गाय में जो खुरपा मुंह पका होता है वो किस प्रकार का होता है, एक वायरस होता है। नींबू का क्रैंकर ये कैसे होता है, जीवाणु जनित होता है। गेहूं की जो रस्ट होती है वो कैसी होती है, कवक जनित होती है। वही भिंडी का जो पीच सीरा मोजेक है वो किस प्रकार का होता है, एक वायरस जनित रोग है। यानी कि विभिन्न प्रकार के रोग हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम जो आता है वो है खाद्य पदार्थों की हानि पहुंचाना है। जो सूक्ष्म जीव है वो खाद्य पदार्थों को भी हानि पहुंचाते हैं। हम देखते हैं कि फफूंद वगैरह आ जाती हैं तो अनाज, दाल, पके हुए फल है वो खराब हो जाते हैं। तो इनसे संक्रमण का खतरा है सूक्ष्म जीवों से वो बना रहता है। तो इससे जब खराब हो जाते हैं तो इनको इनसे सूक्ष्म जीवों से हमें बचाने कर रखने के लिए हम जो अनाज वगैरह है उनको धूप में सुखाते हैं। थर्ड हमारा आता है वो है खाद्य पदार्थों को विषाक्त करना। कुछ सूक्ष्म जीव क्या कर देते हैं, जो खाद्य पदार्थ है उनको जहरीला बना देते हैं और इसका एग्जाम्पल हमें एक बैक्टीरिया देखने को मिलता है वह है क्लोस्ट्रीडियम बाटुलिनम। ये बैक्टीरिया क्या करता है, जितने भी खाद्य पदार्थ हैं उनको विषाणु विषाक्त कर देता है, जिससे जो व्यक्ति इनको उस खाद्य पदार्थ को ग्रहण करता है या तो उसको उल्टी दस्त हो जाते हैं या फिर कभी कभी उसकी मृत्यु भी हो जाती है। फोर्थ है बहुमूल्य वस्तुओं को नष्ट करना। जितने भी हमारी बहुमूल्य वस्तुएं हैं यदि इन पर फंगस वगैरह आ जाए या फिर हम देखें कि कपड़े, वही कागज़, लकड़ी, चमड़ा आदि विभिन्न प्रकार की जो बहुमूल्य वस्तुएं ये सूक्ष्म जीवों द्वारा खराब कर दी जाती है, जिससे जो बहुमूल्य वस्तु है उसकी गुणवत्ता है वो भी कम हो जाती है। इन सूक्ष्म जीवों से बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए, किस प्रकार हमें जो सामग्री है उसका रखरखाव करना चाहिए। तो फर्स्ट है घर में जितने भी अनाज है, दाल है, कपड़े, इनको टाइम टू टाइम पर क्या करना चाहिए, धूप में सुखाना चाहिए। धूप में सुखाने से क्या होगा, ये सूक्ष्म जीवों को नष्ट हो जाएंगे। सेकेंड है जो पकाई गई दाल, दूध है, इनको क्या रखना चाहिए, इनको ठंडी जगह रखना चाहिए, जैसे फ्रीजर में रख दिया। तो ठंडी जगह रखने से जो बैक्टीरिया है उन वो कम सक्रिय है, वो अधिक नहीं होंगे और वो कम सक्रिय होंगे। थर्ड है अनाज में तेल, मुरब्बा, उनमें शक्कर आदि डालना। फोर्थ है सिरके का यूज करना भोज्य पदार्थों को सुरक्षित करने के लिए। और फिफ्थ आ जाता है जो भी दाल है, धान है, उनमें पारद गोली या फिर नीम की पत्तियों हैं उनका यूज किया जाता है ताकि बैक्टीरिया वगैरह है उनसे वो खराब नहीं हो। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट आता है हमारे है फूड प्रिजर्वेशन, खाद्य परीक्षण। ये क्या होता है, जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं या फिर भोजन की पौष्टिकता व गुणवत्ता उसको कंटिन्यू बनाए रखने के, यथावत बनाए रखने की जो प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है, उसी को क्या कहा जाता है, खाद्य परिरक्षण है वो कहा जाता है। और इसके लिए विभिन्न तरीकों का यूज किया जाता है।
जो खाद्य परिरक्षण है यानी कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और पौष्टिकता वो बनाए रखने के लिए विभिन्न तरीके यूज भी किए जाते हैं। पहला हम देखते हैं शीतलन। पहला हमारा जो तरीका होगा वो क्या होगा, शीतलन। रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन में क्या होता है कि तापमान कम होता है। कम ताप पर सूक्ष्म जीवों की जो जैविक क्रिया है वो अत्यधिक कम हो जाती है और उनमें वृद्धि है, वो ग्रोथ है, वो नहीं होती, वो रुक जाती है। अतः रेफ्रिजरेटर के अंदर खाद्य सामग्री है वो जल्दी खराब नहीं होती। कम तापमान पर यदि खाद्य पदार्थों को रखने की विधि को क्या कहते हैं, रेफ्रिजरेशन कहा जाता है, शीतलन कहा जाता है। आजकल किसान है वो किसका यूज़ करते हैं, कोल्ड स्टोरेज का है वो यूज़ करते हैं ताकि जो खाद्य पदार्थ है वो लंबे समय तक सुरक्षित रहें। दूसरा हम देखते हैं तरीका वो है निर्जमीकरण। इसमें क्या किया जाता है कि देखते हैं कि पहले जितने भी डॉक्टर्स वगैरह थे वो सुइयाँ यूज़ करते थे। इंजेक्शन वगैरह करने से पहले वो क्या करते थे, उस सीरीज को गर्म पानी में उबाल कर उसको रोगाणु मुक्त करते थे। और जो रोगाणु मुक्त करने की इस प्रकार की जो प्रोसेस है इंजेक्शन को, उसी को क्या कहा जाता है, निर्जमीकरण कहा जाता है। इसमें एक इम्पोर्टेंट आ जाता है ये ऑपरेशन वाला। ऑपरेशन के लिए जितने भी औजार या खाद्य सामग्री नहीं, जितने भी औजार और सामग्री यूज़ की जाती है उनको सूक्ष्म जीवों से मुक्त करने के लिए किसका यूज किया जाता है, ऑटोक्लेव नामक यंत्र है उसका उपयोग किया जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑटोक्लेव नामक यंत्र उसका यूज है वो कहाँ पे किया जाता है, या फिर ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि औजार या फिर जो भी सामग्री ऑपरेशन के टाइम पे यूज की जाती है उनको सूक्ष्म जीवों से मुक्त करने के लिए किस यंत्र का यूज किया जाता है। ये किस प्रकार का होता है, एक प्रेशर कुकर की भांति कार्य करता है और जो पराबैंगनी यानी कि अल्ट्रावायलेट किरण है उनसे इन वस्तुओं को रोगाणु रहित किया जाता है। तीसरा हम देखते हैं तरीका वो है पाश्चुरीकरण। इसमें क्या होता है कि आजकल डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों को पर्सनल हम देखने को मिलता है हमें। जितने भी डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ है इनका इनको बनाने के लिए इस मेथड को यूज़ किया जाता है। इनमें क्या किया जाता है, जो भी बोतल या में दूध या अन्य खाद्य पदार्थ है उनको डिब्बे या फिर बोतल में बनने से पहले क्या किया जाता है, उस खाद्य पदार्थ को 60 डिग्री के तापमान पर 30 मिनट यानी आधे घंटे तक उसको गर्म और ठंडा किया जाएगा। इस प्रकार जो गर्म और ठंडा करने की प्रोसेस है वो कितनी बार की जाएगी, 2 से 3 बार की जाएगी, जिससे उसमें जो उपस्थित हानिकारक सूक्ष्म जीव होते हैं वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने की ये विधि क्या कहलाती है, पाश्चुरीकरण विधि कहलाती है। बाद में क्या किया जाता है कि जो पाश्चुरीकृत खाद्य पदार्थ है उसको डिब्बों में भरने के बाद उसमें उपस्थित जो हवा है उसको निकाल कर बंद किया जाता है। हवा के अभाव में क्या होते हैं कि सूक्ष्म जीव वृद्धि नहीं कर पाते। हवा नहीं होगी तो जो भी सूक्ष्म जीव होंगे उनमें ग्रोथ नहीं होगी। और इन जो खाद्य पदार्थ हैं, डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों को कब तक यूज में किया जा सकता है, इनको इनकी एक्सपायरी डेट है, दिनांक तक यूज किया जाता है, उससे पूर्व इन्हें यूज करना चाहिए। फोर्थ हम देखते हैं निर्जलीकरण। निर्जलीकरण में क्या किया जाता है कि खाद्य पदार्थों हैं उनसे जल को निकाल दिया जाता है। और इस मेथड का यूज किया जाता है कि किसान द्वारा अनाज या फिर दाल है उनसे नमी हटाने के लिए उनको धूप में सुखाया जाता है। तो ये इस प्रकार का एक प्रक्रिया है वो हमें देखने को मिलती है। नॉर्मली हमें घरों में भी इस प्रकार को देखने को मिलता है। फिफ्थ है उबाल कर। जो भी लिक्विड खाद्य पदार्थ है उनको उबाल कर सूक्ष्म जीवों को नष्ट किया जाता है, जैसे कि दूध और जल है, इनसे बैक्टीरिया को किस प्रकार से नष्ट किया जाता है, उबाल कर नष्ट किया जाता है। सिक्स हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के रसायनों के यूज से के माध्यम से ऐसे पदार्थ जो खाद्य पदार्थ जिनको परीक्षण में मदद करते हैं वे परिरक्षक कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जो खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में मदद करते हैं या फिर ऐसे रसायन जो खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में यूज करते हैं, मदद ली जाती है, उनको क्या कहते हैं, परिरक्षक कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल है सोडियम बेंजोएट और पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट। पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट इनका यूज किस में किया जाता है, जो भी शरबत है, केचप है, इनके परिरक्षण में इनका यूज है वो किया जाता है। सेवेंथ हम देखते हैं नमक, शक्कर, तेल व सिरके का उपयोग। जितने भी प्रकार के अचार वगैरह, जैम, जेली बनाई जाती है, सब्जियां, उनके परिरक्षण में नमक, शक्कर, तेल और सिरके का यूज है वो किया जाता है। 8 हमारा टॉपिक आता है वो है सूक्ष्म नाशक। जो भी पदार्थ है यानी कि कुछ कीटाणुनाशक पदार्थ हैं, सूक्ष्म जीवनाशक, उनको भी यूज किया जाता है। इनके लिए हम देखते हैं कि गंदे हाथों को धोने के लिए साबुन का यूज, इससे जो भी बैक्टीरिया वगैरह जो हमारे हाथ पे या फिर लगे हुए होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। या फिर हम देखते हैं कि शौचालय, स्नानघर, इनको जीवाणु रहित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, फिनाइल का उपयोग। फिनाइल भी किस में यूज किया जाता है, सूक्ष्म जीवनाशक के रूप में यूज किया जाता है।
नवा हमारे आता है जल को जीवाणु रहित करने के लिए। हम जल को जीवाणु रहित करने के लिए क्या करते हैं, नॉर्मली क्लोरीन, ब्लीचिंग पाउडर, पोटेशियम परमैंगनेट आदि के माध्यम से जो जल है उसको जीवाणु रहित किया जाता है। इसके अलावा कार्बोलिक अम्ल का भी उपयोग है वो सूक्ष्म कीटनाशक पदार्थ के रूप में किया जाता है। कीटनाशक पदार्थ के रूप में किसका भी यूज किया जाता है, कार्बोलिक अम्ल है उसका भी यूज किया जाता है। इसी के साथ आज का हमारा जो चैप्टर है वो समाप्त होता है।